क्या यूरोप एक बार फिर इतिहास दोहराने के लिए तैयार कर रहा है? क्या एयरबस की तर्ज पर नई टेक जॉइंट्स बनेगी जो गूगल, स्पेस एक्स या एनवीडिया को चुनौती दे सके, या सिर्फ सम्मेलन की बातों तक ही सीमित रह जाएगी? आज हम इसी बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे, यानी क्या है यूरोप अमेरिका को टेक इंडस्ट्री में टक्कर देने के लिए वाकई तैयार है? 1970 के दशक में अमेरिका में बोइंग का बोलबाला, लेकिन यूरोप की कई कंपनियों ने हाथ मिलाया और बना डाली एयरबस। आज एयरबस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, बोइंग की सीधी प्रतिस्पर्धी। और अब फिर से वही स्वर उठ रहे हैं, क्यों ना एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में एयरबस जैसी संयुक्त कंपनियां बनाई जाए। सवाल है, क्या आज का समय वैसा है? कोविड-19 के बाद की असुरक्षा, यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट, अमेरिका पर तकनीकी निर्भरता की मांग को हवा दी है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो या माइक्रोचिप्स, सवाल यह है कि यूरोप कब तक अमेरिका और चीन पर निर्भर रहेगा। यूरोप की जीडीपी 17% वैश्विक हिस्सेदारी, लेकिन टॉप 20 ग्लोबल कंपनियों में कोई यूरोपीय नहीं। अमेरिका, अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, चीन की हुआई, BYD, टेंसेंट, फ्रांस की थालेस, इटली की लियोनार्ड, स्पेन की इंड्रा, ये सब मिलकर डिफेंस, एयरस्पेस और सैटेलाइट में काम कर रही है। लेकिन ये सहयोग बड़े स्तर पर क्यों नहीं दिखता? यूरोपीय आयोग कभी प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी देने के खिलाफ था, अब बैटरियों, हाइड्रोजन और चिप इंडस्ट्री में अरबों यूरो खर्च कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतना काफी है? यानी अगर एयरबस मॉडल अपनाना है तो केवल तकनीकी नहीं, नीतिगत और वित्तीय एकजुटता भी चाहिए, और यहाँ यूरोप कमजोर पड़ता है। दूसरा पहलू यही है, क्या यूरोप को आज फिर से एक संयुक्त औद्योगिक राष्ट्र बनने की जरूरत है? क्या आने वाले दशक में हमें यूरोप से कंपनियां निकलते दिखेंगी, या फिर एक रणनीति नौकरशाही और राजनीतिक मतभेदों में उलझ कर रह जाएगी? संकेत मिले हैं, प्रयास शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या इरादे हकीकत में बदलेंगे? यही देखना दिलचस्प होगा।